ही का तमाम ये कंबोज माल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी खबर कौन सी है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। हम हर शो के पहले जैसे आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने मनी सेंट्रल का मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे तुरंत डाउनलोड करें, क्योंकि हम कई सारे नए कार्यक्रम लेकर वहां आ रहे हैं और विशेष शो वहां उपलब्ध हैं। आज हमारे पास कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहली बार कच्चे तेल की कीमतों में $100 से नीचे का स्तर दिखाई दिया है। क्या मतलब है इसका? अचानक कच्चे तेल की कीमतें क्यों टूट रही हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, मंदी की संभावनाएं कितनी गहरी हैं, और इसके दूसरी तरफ गैस की कीमतों में आग क्यों लगी हुई है, नेचुरल गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे गेहूं को लेकर भी एक बड़े घटनाक्रम की। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मनी सेंट्रल के लाइनअप में और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको बताएंगे शुभम। तो आप देखिए ऑन द शो, जिससे पता चलेगा कि कौन से मुद्दे आज मनी सेंट्रल के चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत होगी क्या दुनिया भर में छाने लगे मंदी के बादल? क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। रुपए में मजबूती क्यों लौटी, इसके संकेत पकड़ने की कोशिश करेंगे। देश में शुरू होने वाला है महंगे कर्ज का सिलसिला। क्या बदलने वाला है जीएसटी का ढांचा? जी हाँ, ऐसी भी बातचीत शुरू हो गई है। अब 5G कितनी दूर, नीलामी पूरी हो गई स्पेक्ट्रम की, इस पर चर्चा करेंगे। और चलते चलते आपको बताएंगे कि क्यों गहरे संकट में फंसा हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश। शुरुआत दुनिया भर में छाई मंदी की आशंकाओं से। दुनिया भर में आर्थिक ग्रोथ को लेकर गहराती आशंका अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर इस वजह से दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव $100 प्रति बैरल के नीचे लुढ़क गया। WTI क्रूड पर भाव $93 प्रति बैरल के करीब है। सोमवार को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े जारी हुए, जिससे ये पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में दबाव है। कहाँ दबाव है? अमेरिका में, चीन में, ब्रिटेन में। इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मैन्युफैक्चरिंग की जो गतिविधियां हैं वो सुस्त पड़ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती के संकेत मिलने से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव आया। हालांकि जुलाई के दौरान भारत में मैन्युफैक्चरिंग PMI 8 महीने के ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। सर, मंदी की आशंका कितनी गहरी होती जा रही है, कितनी मजबूत होती जा रही है इन आंकड़ों को देखने के बाद? हाँ शुभ, मंदी की आशंका को लेकर हमारे पास कई महत्वपूर्ण संकेत आज उपलब्ध हुए, जहां हमें एक तरफ डिप्लोमेटिक हलकों में या कूटनीतिक हलकों में काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही थी। नैन्सी पेलोसी की यात्रा हो रही है ताइवान के लिए, ऐसा माना जा रहा है। इस बीच में एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा हमारे सामने आया, और उस डेटा के कारण कच्चे तेल के बाजार में हमें तेज गिरावट दिखाई दी। कल हमने शुभम चर्चा की थी चीन की अर्थव्यवस्था में बढ़ते मंदी के संकेतों पर, और ये स्पष्ट था कि चीन की अर्थव्यवस्था इस बार 5.5% की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी, जिससे कल से ही बल्कि परसों शाम से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दबाव बनना शुरू हुआ था, कमोडिटीज़ पर खास तौर पर। इसके बाद JP मॉर्गन का 29 देशों का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आया, जो ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। जैसे कि हम अलग अलग देशों के PMI देखते हैं, जिसमें भारत का PMI भी है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके हिसाब से 24 देशों ने, दुनिया के 24 देशों ने PMI की रीडिंग में या तो गिरावट आई या उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं आई। इनमें खासतौर पर अमेरिका, जापान, UK और ब्राज़ील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के या गिरावट के संकेत दिखाई दिए। और यही वजह थी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने कच्चा तेल, जिसे बहुत ताकत के साथ ओपेक देशों ने $100 से ऊपर थाम रखा लंबे समय के बाद, उसमें हमने एक निचले लेवल की गिरावट देखी। WTI में एक नीचे लेवल की गिरावट देखी। इसके साथ ओपेक देशों की बैठक शुरू हो रही है। अब इसका एक जो फॉल आउट या संभावित असर ये हो सकता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत गहराते हैं तो ओपेक देश उत्पादन बढ़ाने के अपने कार्यक्रम पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यानी वो कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो शायद कच्चे तेल की कीमतों को $100 के आसपास, $100-110 के आसपास रखना चाहेंगे। हालांकि क्या होगा, ये खबर हमें वियना से समझ में आएगी, जब वियना की बैठक के बाद से जानकारी मिलेगी। दूसरी तरफ
अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अमेरिकी में कई सारे महत्वपूर्ण संकेत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मंदी की संभावना और ज़्यादा गहरी है। वित्तीय बाजार में बॉन्ड मार्केट का मूवमेंट, हाई यील्ड बॉन्ड्स में बढ़ता निवेश और कई ऐसे वित्तीय संकेत हैं अमेरिकी बाजार के जो बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावनाएं गहरी होती जा रही हैं, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड स्तर पर है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया के सारे बड़े बैंक, अब वो बैंक जो आमतौर पर शुभम ब्याज दरें बढ़ाने में सबसे पीछे थे, जैसे बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी आज अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी, जो कि शायद मंदी से बाहर रहने वाली, लंबे समय तक मंदी से बाहर रहने वाली अर्थव्यवस्था रही है। वो सारे देश अब एक साथ आगे बढ़कर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह से महंगाई को नहीं जीतने देना चाहते हैं, महंगाई को रोकना चाहते हैं। ये मौजूदा परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में आज दुनिया के बाजार या अगले कुछ दिनों तक दुनिया के बाजार कारोबार करेंगे। सर, इसका असर आप बाजार पर कैसे देख रहे हैं? शेयर बाजार पर अगर आज देखें तो दुनिया भर के बाजारों में लाल निशान में ट्रेड हो रहा है। इसका असर, अगर मंदी आती है, महंगाई लगातार बनी हुई है, इसका असर आप बाजारों पर कैसा पड़ता देख रहे हैं? बाजार दो चीज़ों के बीच में, दो ध्रुवों के बीच में खिंच रहे हैं। एक बड़ा तबका बाजार में ये मान रहा है कि किस्म की बेर रैली है जो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे भारतीय शेयर बाजार में ठीक ठाक बढ़ोतरी दिखाई दी, और भारतीय शेयर बाजार में जो बढ़ोतरी दिखाई दी उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि डॉलर की कीमत ने मंदी के संकेत दिए, डॉलर इंडेक्स में तेज गिरावट आई, और इसलिए हमने पिछले एक हफ्ते में भारतीय बाजार में अच्छी रिकवरी देखी, शेयर बाजारों में खरीद आई। लेकिन अगर आप इसे करीब से देखने की कोशिश करें तो स्टॉक का जो पूरी तेजी भारतीय शेयर बाजार में आई है, वो उसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है कैश मार्केट में, यानी मैक्सिमम खरीद बॉटम फिशिंग जैसी दिखाई दे रही है कि जहां कम कीमत के स्टॉक्स दिख रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में भी फ्यूचर्स कुछ इशारा कर रहे हैं, रियल मार्केट में कुछ थोड़ा दूसरा चेंज दिखाई दे रहा है। बाजार में बोफा मेरिल लिंच का इंडेक्स जो आया वो ये बताता है कि बाजार के मंदी में बियर और बुल जोन के बीच में अब 60-30 का आंकड़ा हो गया, यानी 60% बाजार बेयर जोन की तरफ खिसकने लगा है। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण संकेत बताते हैं, और 40% बाजार में अभी भी ताकत रेजिस्टेंस बनी हुई है बाजार को मंदी के दायरे में रोके रखने की। आने वाले कुछ दिनों के घटनाक्रम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से जो सूचनाएं आई, खासतौर से जो PMI का आंकड़ा आया, वो थोड़ा उत्साहवर्धक था हमें मोटे तौर पर देखने वाला। लेकिन अगर हम PMI के आंकड़े को भीतर से देखें, मैं आंकड़े को भीतर से समझने की कोशिश कर रहा था, जो जुलाई के आंकड़े की रीडिंग है वो ये बता रही है कि इसके जो PMI के आंकड़े के जो भीतर के दो हिस्से होते हैं, जिसमें एक जो बैकलॉग वर्क है, यानी जो पिछला काम, जो पिछली डिमांड पेंडिंग है, उसमें हमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखाई दिया, और निर्यात के लिए उत्पादन में भी कमी दिखाई दी है। दो ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए जुलाई के आंकड़े पर हमें करीब के बाद हमें अगले महीने के आंकड़े पर करीब से नज़र रखनी होगी कि क्या PMI इंडेक्स अपनी रिकवरी को अगले महीने कंटिन्यू रख पाता है, क्योंकि नहीं, क्योंकि पिछले साल जब से हम कोविड के लॉकडाउन से उभरे हैं, हमने PMI में काफ़ी तेज ऊंची नीची काफ़ी गिरावट देखी करा। आप जनवरी से अभी तक का आंकड़ा देखें तो PMI में लगातार हम ऊपर नीचे होता देख रहे हैं, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ के संकेत अभी अर्थव्यवस्था से निकलने बाकी हैं। सर, भारत की बाजार के संदर्भ में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो एक चिंता जो थी वो रुपए को लेकर बनी हुई थी। 80 पार कर गया, 82 के लेवल आने लगे थे, लेकिन अब वहाँ पे चीज़ें कुछ बदलती दिख रही हैं। आज 78-49 का लेवल, मतलब 78.5 के भी अब हम नीचे आ गए। रुपए में ये मजबूती क्यों लौटी, इसकी क्या वजह है? क्या ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हमने बात की, यही वजह या कोई और वजह? हाँ, रुपए में अच्छी रिकवरी दिखाई दी, रुपए में अच्छी रिकवरी दिखाई देने का, और आज की जो रिकवरी थी इसमें रिजर्व बैंक का दखल उतना ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ा। जो मेरी डीलर्स से और बाजार के में काम कर रहे लोगों से बात हो रही थी, अभी तक की जो इससे पहले तक की रुपए की रिकवरी थी उसमें रिजर्व बैंक की तरफ से छोड़े गए डॉलर थे, और आज जो रिकवरी में दिखाई दी उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें। इसमें एक का संकेत हमने अपने पिछले कार्यक्रम में दिया था, उसमें प्रकारांतर से ईडी की भूमिका भी है। ईडी ने एक्सपोर्टर्स को नोटिस भी भेजे थे और एक कहा था कि उन्होंने विदेश में जो अपने डॉलर पार्क कर रखे उन्हें लाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट के साथ, जैसा मैंने कहा, डॉलर इंडेक्स में गिरावट के साथ 109 से 106 आने के साथ पूरी दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं जो डॉलर की से पैरिटी में हैं, उनमें सब में मजबूती आई। और जब डॉलर इंडेक्स में गिरावट और मंदी की संभावना गहराने लगी तो आज हमने एक्सपोर्टर्स को अपनी अनकवर्ड पोजीशंस को हेज करने के लिए आगे दौड़ते हुए देखा, और इसलिए बाजार में
तेजी से एक्सपोर्टर्स ने, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को लग रहा था कि अगर और मजबूती आती है रुपए में तो उनको आने वाले समय में नुकसान होगा, जो डॉलर्स उनके पास रखे हैं, तो उन्होंने बाजार में डॉलर की आपूर्ति या सप्लाई बढ़ाई। तो एक तो वजह ये थी कि रुपए में मजबूती की संभावना के कारण एक्सपोर्टर्स के डॉलर्स बाजार में आए, और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से एक्सपोर्टर्स पर दबाव बनाया गया कि उनके पास जो डॉलर मौजूद हैं वो बाजार में छोड़े जाएं। हालांकि बाजार के लोग ये मान रहे हैं कि ये जो तात्कालिक गिरावट है इसे बहुत मजबूती है, इसे बहुत स्थायी नहीं माना जाना चाहिए कि बाजार दोनों साइड्स में, रूपी दोनों साइड्स में मूव करेगा। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये नीचे के स्तर पर किस स्तर तक जाएगा, लेकिन ये रिकवरी कुछ हद तक अच्छी है दो वजहों से। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही डॉलर इंडेक्स कमजोर होना शुरू हुआ, भारतीय शेयर बाजार में खरीद होना शुरू हो गई, क्योंकि जैसे जब डॉलर मजबूत था तो इमर्जिंग मार्केट की जो रिस्की एसेट्स हैं, माना जाता है कि जब भी डॉलर मजबूत होता है और अमेरिकी बॉन्ड्स मजबूत होते हैं तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा डॉलर एसेट्स की तरफ जाता है। और जैसे ही डॉलर कमजोर हुआ हमने भारतीय बाजार में पूंजी आते देखी। तो एक तो वो वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि एक्सपोर्टर्स पर दबाव बनाया गया है। ये ताज़ा परिस्थिति है, मतलब ये सारे ट्रेंड स्थायी ट्रेंड नहीं है शुभम, ये ट्रेंड अगले 2 दिनों में, 3 दिनों में, 4 दिनों में बदल सकते हैं परिस्थितियों के आधार पर, क्योंकि अब सबसे बड़ी निगाह है रिजर्व बैंक की बैठक पर है। रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करता है, उसका असर हमें रुपए की कीमत पर, स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पर, विदेशी निवेशकों के निवेश पर, इन सारी चीज़ों पर दिखाई देगा। सर, रुपए की मजबूती, पीएमआई 8 महीने की ऊंचाई पर, इन सब की रोशनी में देखें कल वित्त मंत्री का बयान कितना महत्वपूर्ण है। कल उन्होंने कहा भारत में ना तो रिसेशन का डर है ना स्टैगफ्लेशन का डर है। आपको क्या लगता है? वित्त मंत्री के बयान के 2 हिस्से हैं। रिसेशन की संभावना नहीं थी क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था रिसेशन से तो उबर रही है, तो हम तो अभी वहां पे खड़े हुए हैं। स्टैगफ्लेशन पर डिबेट है, बहस है। अब स्टैगफ्लेशन को आप कैसे नापेंगे? अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर 7% के आसपास एक्सपेक्टेड है इस साल 2023 में 7.2% है, और थोक महंगाई 14 या 15% पर है, तो आप स्टैगफ्लेशन में तकनीकी तौर पर हैं, क्योंकि भारत की आर्थिक विकास दर महंगाई की दर से कम है। लेकिन अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को खुदरा महंगाई की दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो आपको ये दिखाई देगा कि हम खुदरा महंगाई और आर्थिक विकास दर में बराबर पर खड़े हैं। 7% के आसपास की विकास दर संभावित है और 7% के आसपास की महंगाई संभावित है। रिजर्व बैंक ने जो लक्ष्य रखा है वो अगले साल 6%, 6.5% के आसपास लाने का लक्ष्य रखा है। तो स्टैग्नेशन तो भारतीय इकोनॉमी में है। अगर आप पिछले साल के से इस साल की ग्रोथ की तुलना करें तो हमें दिखाई देगा कि हम पिछले साल 7% कॉन्ट्रैक्शन में थे, इस साल हम 7% ग्रोथ में होंगे, यानी नेट हम 0% या 1% के आसपास की आर्थिक विकास दर में होंगे। यह वास्तविकता है। पर रिसेशन का खतरा भारत में वैसे भी नहीं था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था उस तरीके की अर्थव्यवस्था नहीं है जैसी कि अमेरिका या बाकी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन होता है। तो हमें यह बेहतर ढंग से ये समझना पड़ेगा कि हमारी ग्रोथ की रफ्तार कितनी तेज हुई, हम कितनी तेजी से रिकवरी कर पाए, और वो बात इस साल सरकार भी इस बात को मान रही है, आरबीआई भी मान रहा है कि ये वक्त मुश्किल होने वाला है। शुभम, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर अब हमें आगे भारतीय अर्थव्यवस्था के मिजाज पर, उस पर दिखाई देगा, जिस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल। रिजर्व बैंक पॉलिसी दरों को लेकर कोई फैसला करे इससे पहले ही बैंकों ने कर्ज की दरें बढ़ाना शुरू कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को एमसीएलआर दरों में 10 से 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। हाल ही में बंधन बैंक ने भी एमसीएलआर की दरें बढ़ाई थी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी ने भी कर्ज महंगा कर दिया है। बैंकों को पूरी उम्मीद है कि रिजर्व बैंक पॉलिसी में दरों में बढ़ोतरी करेगा, और उस बढ़ोतरी से पहले ही बैंकों ने कर्ज महंगा करना शुरू कर दिया। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 से 5 अगस्त के दौरान होनी है, और उसके बाद पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की जाएगी। अनुमान यह है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में 30 से 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी तो कम से कम कर सकता है। सर, भारत में कर्ज महंगा होने का दौर शुरू हुआ है, यह कितना लंबा चल सकता है? कर्ज महंगा होने के दौर का ये दूसरा चरण है। पहले चरण में हमने मार्च और अप्रैल में एमसीएलआर में और ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी थी। अब जैसे जैसे आरबीआई की बैठक करीब आती जा रही है, बैंकों ने दूसरी चरण की और काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी स्पीड से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया, और उसका असर हमको होम बायर और कार लोन्स पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि बैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35%, बल्कि कई जगह से ऐसे आकलन है कि 35 से 50% तक की ब्याज दरों में रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर हम इसे शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म
हम देखें, क्योंकि कर्ज भी लंबे समय के लिए लिया जाता है, कर्ज रोज की खरीदारी नहीं है, लोग लंबे समय के लिए देखते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक की कोशिश ये रहेगी कि वो कम से कम लंबे समय में यानी 1 साल की अवधि में भारत की रेपो रेट को बढ़ाकर 6% के आसपास ले जाए, क्योंकि वहीं पर वो पॉजिटिव रियल रेट आती है। पॉजिटिव रियल रेट का मतलब है जबकि आपकी महंगाई दर से ब्याज दर में कमी होनी चाहिए, तभी फर्क पड़ता है। तो वो फर्क लाने के लिए भारत में ब्याज दरों को में अभी बढ़ोतरी का एक लंबा दौर चलेगा, जो शायद 6% के आसपास, और रिजर्व बैंक ऐसा कह भी चुका है कि वो 6% के आसपास रेपो रेट को स्थिर करना चाहेगा। और वो ऐसा, इसकी वजह यह है क्योंकि 2024 के लिए रिजर्व बैंक का इंटरनल आकलन सही साबित होगा या नहीं, बात अलग है। रिजर्व बैंक का जो इंटरनल आकलन है वो महंगाई दर का 6 से 6.6% के आसपास का 2024 का आकलन है। तो ऑलमोस्ट कम से कम हम उस लेवल पर हों जहां भी कर्ज लेने की दर और महंगाई दर बराबर हो या महंगाई दर से दर कम हो, तभी हम रियल पॉजिटिव रेट की तरफ जाएंगे। एक चीज़। दूसरी बात यह कि बाजार में एक वित्तीय बाजारों में इस बात की संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं, आमतौर पर रैलीज के लिए या मार्केट में खरीद के लिए इस तरीके की संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं कि बाजार में अचानक मंदी की अगर आहट बन लगी तो दुनिया के केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रोक देंगे, उन्हें वो इसे बीच में ही रोककर छोड़कर चले जाएंगे। पर इस बात की संभावना शुभम संकेत ऐसे नहीं लगते, क्योंकि जो पिछले आंकड़े हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि जब जब केंद्रीय बैंकों ने अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को समय से पहले वापस लिया है तो महंगाई वापस लौट आई है। मैं चार्ट देखने की कोशिश कर रहा था, जो आंकड़ा ये बता रहा था कि इससे पहले जब बैंकों ने, फेडरल रिजर्व ने अपने आप को समय से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकी है, महंगाई ने वापसी की है। तो मुझे लगता है रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और दुनिया के सारे बैंक ये पूरा साइकिल पूरा करेंगे, जिस साइकिल में वो ब्याज दरों में क्रमशः बढ़ोतरी करेंगे, महंगाई को एक स्तर तक लेकर आएंगे और वहाँ से फिर बाकी चीज़ों की उल्टी गिनती शुरू होगी, ऐसा लगता है। तो इसलिए बैंक, भारत के बैंक उस ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लंबे दौर के लिए तैयार हो रहे हैं और क्रमशः बढ़ोतरी कर रहे हैं, नहीं तो एक किस्म का शॉकर होगा बारोअर्स के लिए। तो यदि आप कर्ज लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि महंगे कर्ज के दिन थोड़े लंबे चलने वाले हैं। और 6% की रेपो रेट अगर स्टेबल होती है तो आप मान के चलें कि अभी शुभम आज की स्थिति में जो मैं चार्ट देख रहा था, भारत में जो वेटेज एवरेज इंटरेस्ट रेट है वो 8% के आसपास आ गई है, औसत 7.9% के आसपास आ चुकी है वेटेज एवरेज इंटरेस्ट रेट जो बारोअर्स को मिलती है। अब यहाँ से अब 35 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट की बढ़ोतरी इसके आसपास कहीं शुरू होगी। 6% की रेपो रेट मतलब डबल डिजिट में आपको लोन मिलेगा और ये लंबे समय तक मिलेगा। ये दोनों ही संकेत अब मिलने लगे हैं, पुख्ता हो गए हैं। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि सीएनजी और पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनियों के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल ने नेचुरल गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। कीमतों में सीधे 18% की बढ़ोतरी हुई है और दाम बढ़ाकर 10.5 यूनिट प्रति डॉलर कर दिया गया है। उधर यूरोप के देशों में नेचुरल गैस की भारी मांग होने की वजह से भारत में गैस आयात में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यूरोप को जा रही है तो भारत को जो टेंडर मिलने थे, इंडियन ऑयल ने एक टेंडर भी डाला, अभी उसके लिए कोई बोली नहीं आई है। इसका असर देश में नेचुरल गैस की कीमतों पर पड़ रहा है, क्योंकि देश में खपत होने वाली कुल नेचुरल गैस का लगभग 50% हिस्सा हम आयात करते हैं। सर, तेल के बाजार में तो नरमी दिख रही है, लेकिन यहाँ गैस के बाजार में उथल पुथल ज़्यादा होती दिख रही है। गैस के बाजार में उथल पुथल ज़्यादा है और गैस के बाजार में उथल पुथल की वजह यह है कि रूस से गैस की आपूर्ति सीमित होने, कम होने, यूरोप में खासतौर पर पाइपलाइन से नॉर्ड स्ट्रीम के थ्रू, हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी कि यूरोप के देश मध्य पूर्व के देशों से, क्योंकि दूसरे जो बड़े सप्लायर गैस के दुनिया में रूस के बाद हैं वो तो या तो कतर है या ईरान है या अमेरिका है, खासतौर से जो खाड़ी देश हैं वहाँ से गैस की आपूर्ति यूरोप को बढ़ा दी गई है। और यहाँ तक कि भारत में इस तरीके की खबरें हम आज समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की जो प्रमुख सप्लायर है गेल ना, उसने केवल 18% कीमत बढ़ाई, जो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है और उसका असर हमको सीएनजी की और आपके घर में जो पाइप नेचुरल गैस आती है उसकी कीमत में दिखाई देगा। बल्कि कुछ राज्यों में सीएनजी की कीमतें बढ़ भी चुकी हैं, ऑटो सीएनजी की। बल्कि इस तरह की भी की खबर है शुभम कि गेल ने भारत में यूरिया प्रोडक्शन करने वाली और बिजली प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को गैस की सप्लाई में राशनिंग शुरू कर दी है, यानी वो पूरी गैस की आपूर्ति उन कंपनियों को नहीं कर पा रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत को जो एलएनजी गैस की बड़ी आपूर्ति होती थी वो गजप्राम से होती थी,
जो रशिया की सबसे बड़ी गैस सप्लायर कंपनी है वो LNG भेजती थी समुद्री रास्ते से जो आती है, वो उसकी आपूर्ति में गिरावट आई है और वो गैस भारत नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह से भारत में गैस की शॉर्टेजेस की संभावना है। तो इसलिए जो बड़े कंज्यूमर्स हैं, यानी जो फर्टिलाइज़र और पावर कंज्यूमर्स हैं, खासतौर से फर्टिलाइज़र कंज्यूमर हैं, उनके लिए गैस की मांग में, गैस की आपूर्ति में कमी होने के संकेत हैं। ऐसे संकेत हमें बाजार से मिल रहे हैं और परोक्ष रूप से भी बाजार में मांग सीमित रहे, इसलिए गेल ने कीमतों में तत्काल तेजी से बढ़ोतरी की है ताकि गैस की खपत कम की जाए। और भारत की समस्या है कि भारत के पास गैस के रिजर्व्स तो हैं, पर गैस की आपूर्ति डोमेस्टिक लेवल पर, घरेलू स्तर पर नहीं है। हम पूरी तरह से अधिकांश मामलों में गैस की के आयात पर ही निर्भर हैं। तो गैस एक ऐसा सेगमेंट है जो एनर्जी मार्केट में तेल के बिल्कुल उल्टा चलता दिखाई दे रहा है। तेल में तो गिरावट है पर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी है। इसका असर हमें भारत में परिवहन की लागतों पर नजर आएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST का 12% वाला स्लैब भविष्य में खत्म हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो टैक्स के अलग अलग स्लैब को मिलाने का सुझाव देने वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने अधिकतर सदस्य ऐसा मान रहे हैं उस ग्रुप के कि 12% वाला टैक्स स्लैब को हटाया जा सकता है। इस स्लैब में आने वाली वस्तुएं फिर दूसरे स्लैब में शिफ्ट होंगी। सर, सवाल यह है कि 12% के ही स्लैब को घटाने की बात, हटाने की बात क्यों हो रही है? GST के पूरे ढांचे में काफ़ी परिवर्तन है। एक परिवर्तन हमने देखा जब सरकार ने अनब्रांडेड चीज़ों पर और जो चीज़ें टैक्स के दायरे से बाहर थी उन्हें टैक्स के दायरे में शामिल किया। GST के कलेक्शन का जो आंकड़ा आया वो सरकार के लिए उत्साहवर्धक था। लगातार 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। उस आंकड़े के भीतर एक और महत्वपूर्ण जानकारी थी कि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने पहले महीने में कंपनसेशन खत्म होने के बाद अपने यहाँ GST के रेवेन्यू में 14% के आसपास की ग्रोथ रेट दर्ज की। यानी कि जो GST के कंपनसेशन पैकेज में जितनी ग्रोथ रेट कमिट की गई थी उतनी ग्रोथ रेट राज्यों को मिल गई है। वजह इसकी है कि भारत में थोक महंगाई 14% 15% के आसपास है। खुदरा महंगाई लगातार बढ़ी हुई है और महंगाई बढ़ने के कारण भारत में ज़्यादातर टैक्सेस एड वैलोरम है, ड्यूटी पर कीमत पर लगते हैं। तो उसका फ़ायदा हमें GST के कलेक्शन के तौर पर दिखाई दिया। डिमांड में उतनी तेज बढ़ोतरी नहीं थी और इसी से उत्साहित होकर सरकार GST के माध्यम से और भी टैक्स का रेवेन्यू बेहतर करने की प्रक्रिया में जा रही है। अभी जो स्थिति है उसमें 5, 12, 18 और 28 के स्लैब्स हैं, जिसमें GST की किटी या GST का जो पूरा राजस्व है, उसका जो संग्रह है, उसमें 5% स्लैब का कंट्रीब्यूशन 10% है, 12% के स्लैब का कंट्रीब्यूशन केवल 8% है, 18% के स्लैब का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है 65% है और 28% के स्लैब का कंट्रीब्यूशन 16% है। तो जैसे ही GST काउंसिल 12% का स्लैब हटाएगी तो ये जो 8% वाले इसके दायरे में आने वाले प्रोडक्ट हैं 18 में शिफ्ट हो जाएंगे। तैयारी ये है कि 18 और 28 का ही स्लैब प्रमुख रूप से स्लैब रखा जाए और 5% का एक स्लैब और रखा जाए, जहां अब अधिकांश उत्पाद जो बिल्कुल शुल्क मुक्त में थे या GST से बाहर थे वो तो सब आ ही गए हैं। तो अब ये चर्चा काफ़ी समय से होती रही है क्योंकि राज्य सरकारों को रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, मतलब रेवेन्यू के नुकसान के बजाय 15 से 16% तो कम से कम रेट चाहिए टैक्स की। जब 12% का स्लैब हटाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि 12% के स्लैब में आने वाले सामान 18% के स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस GST के पुनर्गठन में एक छोटी सी से महंगाई के झटके के लिए और तैयार रहिए। हालांकि फैसला GST काउंसिल करेगी जब उसकी बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। पर 12% स्लैब को बनाए रखने का GST काउंसिल के लिए अभी फिलहाल कोई तर्क नहीं दिखता क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे GST की किटी में सबसे छोटा रह गया है। अब देखिए आप मनोज कुमार की स्पेशल रिपोर्ट जो बता रही है कि मंडियों में कपास के दाम तो घटे हैं लेकिन कपड़े सस्ते नहीं हुए हैं। मंडियों में कपास का भाव भले ही घटना शुरू हो गया हो, लेकिन कपड़ों की महंगाई कम होने की बजाय बढ़ ही रही है। मई में कपड़ों की रिटेल महंगाई 8.53% थी, जो जून में 9.19% दर्ज की गई है। कपास के कम उत्पादन की वजह से सप्लाई की किल्लत है और वही किल्लत कपड़ों की महंगाई बनकर सामने आ रही है। इस साल देश में 315 लाख गांठ कपास उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 38 लाख गांठ कम है। वहीं खपत को देखें तो इंडस्ट्री ने 315 लाख गांठ का ही अनुमान लगाया है, यानी जितना उत्पादन उतनी ही खपत। ऊपर से इस साल पैदा हुए कपास में से 38 लाख गांठ का एक्सपोर्ट भी हो गया है, यानी उत्पादन में जितनी कमी उतना कपास देश से बाहर जा चुका है। यही वजह है कि देश में कपास की किल्लत हो गई है।
कपड़ा इंडस्ट्री को अब नई फसल से उम्मीद है, लेकिन नई फसल भी सितंबर के बाद ही मंडियों में आएगी और तब तक कपास का बचा हुआ पिछला स्टॉक भी सिकुड़ जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में जब नई कपास फसल मंडियों में आना शुरू हुई थी, तब तक कपास का पुराना स्टॉक करीब 72 लाख गांठ का था और इस साल पुराना स्टॉक घटकर 47 लाख गांठ रहने का अनुमान है। हालांकि इस साल कपास की खेती पिछले साल से आगे चल रही है। 29 जुलाई तक देश भर में 117 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में कपास की फसल दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 111 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। कपास का बढ़ा हुआ रकबा इस साल उपज बढ़ने की उम्मीद बढ़ा रहा है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब मौसम साथ देगा और आशंका है कि कई जगहों पर खराब मौसम की वजह से फसल पर असर पड़ा है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान जैसे प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में इस साल सामान्य से बहुत ज्यादा बरसात हुई है। तेलंगाना में तो दोगुनी बरसात हो चुकी है। समय रहते अगर मौसम की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कपास की फसल को नुकसान पहुंच सकता है और घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए कपास आयात बढ़ाना पड़ेगा। मनी9 के लिए मनोज कुमार। देश में जिस गति से गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए सरकार आयात शुल्क घटाने पर मजबूर हो सकती है। गेहूं की कीमतें आए दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। मंगलवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2499 रुपये प्रति कुंटल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इस बार केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक भी कम है। ऐसे में खुले बाजार में सरकार अपने स्टॉक से गेहूं भी जारी नहीं कर सकती और कीमतों को नियंत्रण करने के लिए आयात शुल्क को घटाना एक विकल्प हो सकता है, जिस पर सरकार विचार कर सकती है। सर, कितनी ड्यूटी लगती है अभी गेहूं पर और अगर घटी तो कितनी कटौती हो सकती है? शुभ, मनी सेंट्रल में हम लगातार गेहूं की कीमतों पर पहले दिन से अलग अलग तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि गेहूं की कीमतों का दबाव और शॉर्टेज सरकार को इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट को उदार करने के लिए बाध्य कर सकता है और अब उसके संकेत खुलकर सामने आने लगे। गेहूं पर 40% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, रिकॉर्ड ड्यूटी है। भारत में बहुत कम उत्पाद ऐसे जिन पर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती। इसे घटाने की बात चल रही है। ये संकेत सरकार की तरफ से आए हैं। उसकी वजह यह है कि बाजार में गेहूँ की कीमतें कूल करने के लिए जब तक आयात सस्ता नहीं किया जाएगा तब तक गेहूं आना शुरू नहीं होगा। अंदाजे किया जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी अगर हटा दी जाए, पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाए, ये आकलन है, अनुमान है सरकार के मंत्रालय के भीतर का, तो करीब करीब 5 लाख से 1 मिलियन टन या 5 से 1 मिलियन टन तक का गेहूं का इंपोर्ट दक्षिण भारत के बंदरगाहों पर आ सकता है वहाँ से, जो दक्षिण भारत के बाज़ारों में गेहूं की कीमतों को कम करने में मदद करेगा। हालांकि सरकार हटाएगी पूरी तरह से इंपोर्ट ड्यूटी, इस पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन बाजार को ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर कीमतें कूल नहीं हुई, कम नहीं हुई, तो शायद इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जाएगी। हालांकि एक दूसरा पहलू इसका ये भी है कि जो भारतीय बाजार में आने वाला गेहूं है उसकी कीमत और इस समय भारतीय बाजार की कीमत में कोई बड़ा फर्क नहीं है। 3000 रुपये पर टन के आसपास शायद इंपोर्टेड गेहूं पड़ेगा और अभी जो हम बाजार में कीमत देख रहे हैं वो करीब 2300 या 2500 रुपये पर टन के आसपास दिखाई दे रही हैं। तो लगभग बाजार की कीमतें इंपोर्टेड कीमतों के आसपास ट्रैवल कर रही हैं। पर यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है अगर भारत गेहूं के आयात को उदार करता है, क्योंकि तब दुनिया के बहुत सारे देश जो आमतौर पर गेहूं के निर्यात में भारत की तरफ देखते हैं वो भारतीय बाजार का लाभ उठाएंगे और हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी दिखेगी अगर भारत की तरफ से आयात को उदार करने की कोशिश शुरू हुई तो। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 1 अगस्त को ख़त्म हो गई। 5G की नीलामी अब तक सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाली ये नीलामी थी। 5G नीलामी में सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। कुल 72,098 मेगाहर्ट्ज़ में से 51,236 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की बिकवाली हुई। नीलामी में रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगाई, 24,740 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई गई। भारतीय एयरटेल की तरफ से 19,867 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम खरीदा गया। सर, अब जो ये बिकवाली हुई है, सरकार को 1.5 लाख करोड़ की कमाई हुई है, इसके बाद आप 5G की तस्वीर कैसी उभरती देख रहे हैं? हाँ शुभम, स्पेक्ट्रम की बिक्री से, स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से 2-3 महत्वपूर्ण संकेत निकलते हैं। पहली चीज़ तो ये
कि सरकार को कोई बहुत बड़ी और बहुत आकर्षक बोलियां नहीं मिली। ज़्यादातर स्पेक्ट्रम रिजर्व प्राइस के आसपास ही कीमत पर बिका, यानी किसी ने बहुत ज़्यादा महंगा बिड नहीं किया। तो जो बिडिंग के कारण स्पेक्ट्रम के प्राइस बढ़ने की संभावना थी वो खत्म हो गई। दूसरा, करीब 30% स्पेक्ट्रम अनसोल्ड रहा, यानी 30% स्पेक्ट्रम को कोई ग्राहक नहीं मिला इस बोली में भी। तो बहुत ही जो लिमिटेड बैंड्स और जो ज़रूरी बैंड्स थे, जैसा हमने पहले चर्चा में कहा था कि वही बैंड्स कंपनियों ने पिक किए हैं। जो सबसे दिलचस्प झगड़ा हमें दिखाई दिया है, जो खींचतान दिखाई दी, वो खींचतान दिखाई दी थी उत्तर प्रदेश के और केरल के ऐसे कुछ सर्किल्स में 1800 मेगाहर्ट्ज के बैंड के लिए। 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड जो था वो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी और चर्चा का विषय रहा, और वो सबसे महंगा बैंड भी था, 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड था। रिलायंस ने उस बैंड के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई और इसीलिए रिलायंस का टोटल कमिटमेंट इस बोली में एयरटेल से ज़्यादा दिखाई दिया। 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड तकनीकी तौर पर इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया को कवर करने में मदद करता है फ्रीक्वेंसी के आधार पर, और इसलिए रिलायंस चूंकि अभी LTE टेक्नोलॉजी के आधार पर देश में 5G नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही है, और ये माना जाता है कि कई मामलों में 1800 मेगाहर्ट्ज के बैंड से भी ज़्यादा एफिशिएंट बैंड है। तो इसलिए रिलायंस ने आगे बढ़कर 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड की बोली लगाई। इस बैंड के सहारे भवनों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर अच्छे नेटवर्क लाए जा सकते हैं। शुभ, हमें पता है कि 5G को लाने का मुख्य उद्देश्य डेटा है, हाई स्पीड डेटा देना है, क्योंकि वॉइस के लिए 5G का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो रिलायंस की कोशिश ये थी कि जियो डेटा कंपनी के तौर पर 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड सबसे ज़्यादा ग्रैब करे, जिससे कि उसे डेटा नेटवर्क अच्छा करने में मदद मिले। अब तैयारी ये है कि शायद अक्टूबर से इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा और हम अक्टूबर-नवंबर के आसपास भारत में 5G की सेवा की शुरुआत देख पाएंगे। लेकिन अभी ये शुरुआत पूरे देश में किन किन शहरों में होगी, कि कैसे रोल आउट होगा, ये तब तय होगा जब अगस्त के अंत तक स्पेक्ट्रम के एलोकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और कंपनियां अपना रोल आउट प्लान सार्वजनिक करेंगी कि वो कैसे अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे और कहाँ कहाँ, किस शहर और किस जिले में कब तक सर्विसेज देना शुरू करेंगे। नेचुरल गैस की बढ़ी हुई कीमतों का सामना भारत के पड़ोसी देशों को भी करना पड़ रहा है। बढ़ी हुई कीमतों की वजह से बांग्लादेश में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिस वजह से वहां पावर कट लग रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने अपने यहाँ नेचुरल गैस सप्लाई नियमित रखने के लिए अपनी जनता पर करीब 12 अरब डॉलर का टैक्स थोपने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने पहले जो तेल और गैस खरीदी हुई है उसकी पेमेंट करना ज़रूरी है। पेमेंट नहीं होने पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए वह टैक्स लगा रहा है। सर, कितना गहरा है ये पाकिस्तान बांग्लादेश में गैस का संकट? पाकिस्तान का संकट तो खासतौर पर गहरा है शुभम। पाकिस्तान को करीब 100 अरब पाकिस्तानी रुपए का इमरजेंसी फंड चाहिए गैस के पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, और इसलिए पाकिस्तान ने 30 अरब पाकिस्तानी रुपए का अतिरिक्त टैक्स अपने देश की जनता पर लगाया है। पाकिस्तान का IMF के साथ डील अभी भी रास्ते में है, डिलीवर नहीं हुआ है। पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने भी कोशिश शुरू की है कि ये डील किसी तरह से पाकिस्तान के हाथ में आ जाए। सैद्धांतिक रूप से इसकी मंजूरी हो चुकी है, पर ये पैसा पाकिस्तान के पास नहीं आया है। अब पाकिस्तान में जो नए टैक्स आए हैं ये वहाँ की जनता के लिए ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल करेंगे, क्योंकि हमने भी इसी कार्यक्रम में आज चर्चा की कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। पर सबसे ज़्यादा मुश्किल जो नेचुरल गैस की प्राइसेस या पावर प्राइसेस से हो रही है शुभम, वो बांग्लादेश को हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश का में अब 3 से 4 घंटे की बिजली की कटौती है। बांग्लादेश सबसे प्रमुख निर्यातक है गारमेंट का, टेक्सटाइल का दूसरा, इनफैक्ट दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है। कोविड के दौरान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से कपड़े के निर्यात को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा था। उसके बाद जब बाज़ार खुलना शुरू हुए तो उसमें एक बार दोबारा हमने निर्यात में बढ़ोतरी होती देखी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि निर्यात बिजली में कटौती के कारण बांग्लादेश के एक्सपोर्ट ऑर्डर टूट रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट्स की मांग घट रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के बाज़ार में रिटेल जो बड़ी रिटेल चेन्स है, वालमार्ट जैसी रिटेल चेन्स हैं, उन्होंने भी अपने व्यापार के, अपने सेल्स के अनुमान घटाएं। उसका असर भी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा, और यही वजह है कि बांग्लादेश ने समय बिताए बगैर IMF के पास लोन की अर्जी डाली है विदेशी मुद्रा भंडार को एक सीमा से अधिक टूटने से बचाने के लिए, ताकि श्रीलंका जैसी परिस्थिति न बन जाए। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, सारे मुद्दे जिन पर चर्चा हुई ज़रूरी मुद्दे थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, सारी खबरों पर अपना विश्लेषण देने के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि अगर आपने अब तक मनी9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तत्काल इसे डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे एक्सक्लूसिव शो वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, मनी सेंट्रल भी आपको पहले ऐप पर मिल जाएगा यूट्यूब से, तो अगर आप मनी सेंट्रल को पहले देखना चाहते हैं तो मनी9 का ऐप डाउनलोड तत्काल कर लीजिए। नमस्कार।
का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा